17,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट स्कीम चलाई, जहां पर ईडी ने अनिल अंबानी जो कि रिलायंस ग्रुप के कुछ हिस्सा ओन करते हैं और उनके साथ जो टॉप के एग्जीक्यूटिव हैं उनको बुलाकर सवाल जवाब किए। लेकिन ये पूरी स्टोरी का असली सच क्या है, ये मीडिया ने अभी तक आप सभी से छुपा कर रखा है। हे एवरीवन, अब आज की इस वीडियो में हम यही स्कैम के बारे में जानेंगे विथ योर फाइनेंस एडवाइजर। अब हम इकोनॉमी के बिगेस्ट स्कैंडल को आज अनकवर करेंगे और बात करेंगे 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड के बारे में, जिसमें ईडी ने खुद रिलायंस और उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनके खिलाफ एक्शन लिया है। अब ये टॉपिक का कुछ मेजर हाईलाइट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने 17,000 करोड़ लोन फ्रॉड प्रोब शुरू किया है, जिसमें टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ क्वेश्चनिंग की जा रही है। अब ये सीधा सीधा लोन फ्रॉड का केस जुड़ता है, जहां ईडी ने लगभग 39 बैंक से डिटेल ले रहे हैं और अनिल अंबानी के ऑफिशियल्स को नोटिस भी भेजा गया है। अब ये सभी चीज हमारे लिए क्यों और कैसे मैटर करती है? अब इतना बड़ा फ्रॉड कैसे इंडिया के कैपिटल को काफी इम्पैक्ट करता है और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, और एट दी एंड इसमें आपके पैसों का क्या इम्पैक्ट होगा, यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। अब सबसे पहले हम कुछ एविडेंस देख लेते हैं जो इस स्कैंडल के चल रहे हैं, जहां सबसे पहले 17,000 करोड़ का लोन फ्रॉड सीधा अनिल अंबानी के फर्म से ही लिंक किया गया है। अनिल अंबानी के साथ टॉप के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं जो कि इस स्कैंडल में शामिल है। लास्टली ईडी ने अनिल अंबानी फर्म के साथ 39 बैंक्स को भी क्वेश्चनिंग कर रही है और एज पर इकोनॉमिक टाइम्स आर्टिकल ये सीधा मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ रहा है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पूरा केस क्या है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनी से जुड़ी लगभग 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस की इन्वेस्टिगेशन और बढ़ा दी, जहां अनिल अंबानी को सुमोन भेजने के कुछ दिन बाद एजेंसी ने अब उन कंपनीज के कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ के लिए बुलाया है। जिनके नाम बुलाए गए हैं उनमें अनिल अंबानी के दो सबसे करीबी लोग हैं, अमिताभ झुनझुनवाला और सतीश शेख। अब ये दोनों भी इस स्कैम में शामिल हैं। ये दोनों अनिल अंबानी के बिजनेस एम्पायर के सीनियर मेंबर्स हैं और माना जाता है कि इनका फाइनेंशियल ऑपरेशंस में बड़ा रोल था। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अब तक कम से कम 6 सुमोन्स भेजे जा चुके हैं। ये एग्जीक्यूटिव्स पहले से ही ईडी के रडार पर थे जब अलग अलग जगह पर सर्चेस किए गए थे। ईडी का मानना है कि ये सीनियर एग्जीक्यूटिव एक्टिवली फंड डाइवर्ट करने और बैंक्स को फ्रॉड करने में शामिल थे। ऑफिशियल्स को शक है कि कुछ बैंक्स ने भी किकबैक्स यानी कि रिश्वत ली होगी, ताकि जब ग्रुप कंपनीज के लोन से NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए तब उन्होंने जानबूझकर इग्नोर कर दिया। अपनी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अगर देखें तो ईडी ने 39 बैंक्स को लेटर भेजा है। ईडी ने पूछा है कि जब अकाउंट्स डिफॉल्ट होने लगे तब इन बैंक्स ने लोन को सस्पिशियस क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ये अथॉरिटीज को अलर्ट क्यों नहीं किया। एक सीनियर ऑफिशियल ने आज तक और इंडिया टुडे टीवी को बताया कि लोन डिफॉल्ट होने के बाद भी बैंक्स का चुप रहना बड़ा सवाल उठाता है। इन इंस्टीट्यूशंस का लीगल ड्यूटी था कि अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें, जो उन्होंने नहीं किया। ईडी ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि क्या बैंक ऑफिशियल्स ने जानबूझकर रेड फ्लैग्स इग्नोर किया। ऑफिशियल्स के हिसाब से ये सभी डिफॉल्ट्स के बारे में चुप रहने के बदले बैंक स्टाफ को काफी ज्यादा इलीगल पेमेंट से दी गई। अब अगर हम एक फैक्ट देखें तो पिछले कुछ हफ्ते में इन्वेस्टिगेशन और बढ़ गई है। ईडी ने भुवनेश्वर और कोलकाता जैसे कई और जगह पे सर्चेस किए। ये सर्चेस एक बड़े फेक बैंक गारंटीड रैकेट से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ईडी ये समझता है कि वही ग्रुप ऑफ कंपनीज से कनेक्टेड है। अब अगर हम ओवरऑल फ्रॉड की बात करें तो ये फ्रॉड का नंबर लगभग 17,000 करोड़ के आसपास है। अब ये फ्रॉड में अनिल अंबानी और उनकी जो कंपनीज हैं उन सभी के थ्रू किए गए हैं। अब ईडी अभी ये पता लगा रहा है कि ये सभी पैसे जो लोन के तौर पर लिए गए हैं वो किस किस कंपनीज में और किस किस बैंक्स में डाइवर्ट हुए। अब वापस से ईडी ने अनिल अंबानी को 5 अगस्त को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है और इसके अलावा एजेंसी अभी भी डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और डिजिटल डेटा को एक साथ इकट्ठा कर रही है ताकि ये पूरा मनी ट्रेल समझ सके। अब एक छोटी सी बात सोच कर देखो कि 17,000 करोड़ एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है।
अगर हम ये 17,000 करोड़ के पैसों को सही से इन्वेस्ट करें तो इंडिया का अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन सकता है। लेकिन जब ये न्यूज़ सामने आती कि इतना बड़ा लोन डिफॉल्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो मीडिया और जो टॉप के एग्जीक्यूटिव है नॉर्मल आम आदमियों से छुपा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम कुछ मेजर सिनेरियोज को समझें तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला सिनेरियो क्या है कि लोन का मिसयूज होना। अब पैसा लिया एक पर्पस के लिए, यूज किया दूसरे काम के लिए। अब कोई भी बैंक अगर इतने बड़े लोन अमाउंट को देगा तो वो कुछ मेजर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को देखकर ही देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जैसे पावर प्लांट्स, टेलीकॉम एक्सपेंशन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये सब प्रोजेक्ट्स को देखकर ही इतने बड़े लोन असाइन किए जाते हैं। अब लेकिन ये लोन के पैसों के साथ फ्रॉड कैसे किया जाता है? अब एग्जाम्पल से समझो कि अगर कोई बैंक ने लोन दिया और लोन वो कुछ बड़े प्रोजेक्ट को दिखाकर दिया, तो वो कंपनी क्या करेगी कि अपने उन पैसों को उस प्रोजेक्ट में नहीं लगाएगी जिस प्रोजेक्ट को दिखाकर उसने लोन लिया है। अब XYZ कंपनी जिसने भी लोन लिया है वो क्या करेगी कि अपने ही पैसों को कई अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करेगी या फिर कई अलग अलग कंपनीज में ट्रांसफर करेगी। अब इससे होता क्या है कि बैंक को पेपर्स में तो ये प्रोजेक्ट चालू दिखता है लेकिन रियलिटी में वैसा कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा है कि हम मुंबई में एक नया पावर प्लांट बनाएंगे, लेकिन साइड विजिट किया तो वहां पे एक ब्रिक भी नहीं है। दूसरा अगर हम सिनेरियो देखें तो वो है शेल कंपनीज का यूज करना। अब ये काफी पुरानी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं मनी का सफर पेपर पर। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पेपर पर ही एग्जिस्ट करती है और रियलिटी में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। अब फ्रॉडस्टर इसको कैसे यूज करते हैं कि अपनी शेल कंपनीज के ही अकाउंट्स में अपने पैसों को ट्रांसफर करते रहेंगे ताकि उनके पैसों को और उनकी जो मेन आइडेंटिटी है उसको ट्रेस ना किया जाए। अब लास्ट में ये पूरा के पूरा पैसा कैश बनकर निकल जाता है या आपको कोई फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और पूरा लोन का पैसा जो मेन स्कैम कर रहा हो उसके जेब में जाता है। अब ये मेथड यूज क्यों किया जाता है? ताकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को एकदम क्लियर ट्रायल ना मिले और लीगल लूपहोल्स का यूज करके केस डायरेक्ट किया जाए। उसके अलावा एक और सिनेरियो जो कि एसेट ओवर वैल्यूएशन, जितना वैल्यू नहीं है उतना दिखाना। अब फ्रॉड का एक सबसे इजी तरीका होता है, सबसे इजी ट्रिक होती है कि वो वैल्यू को ज़्यादा दिखाते हैं। अब जिस चीज़ की वैल्यू उतनी नहीं है उससे भी ज़्यादा वैल्यू दिखा के अपने लोन को सैंक्शन करवाती है। एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई कंपनी की वैल्यू 500 करोड़ रुपए है तो वही कंपनी की बैलेंस शीट में वैल्यू 2000 करोड़ दिखा देंगे। अब बैंक ये सोचता है कि एज अ कोलेट्रल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो लोन अप्रूव किया जाता है, लेकिन जब डिफॉल्ट होता है तो रियलाइज होता है कि एसेट की वैल्यू काफ़ी कम है और पैसा रिकवर ही नहीं हो पा रहा। अब इसका रिजल्ट पड़ता है बैंक के बुक्स में NPA में, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनकर ही रह जाती हैं, मतलब पूरा पैसा अटक गया। उसके बाद अगर हम इतने बड़े लोन की बात कर ही रहे हैं तो इसमें जो पॉलिटिकल कनेक्शन है और जो इनसाइडर सपोर्ट है वो भी होता है। अब बैकडोर से इनको प्रोटेक्शन मिलता रहता है। अब इतने बड़े स्केल का फ्रॉड तभी पॉसिबल होता है जब कोई ऊपर से सपोर्ट हो। हाई प्रोफाइल लोन्स में पॉलिटिकल कनेक्शन, लॉबी ग्रुप्स या इन्फ्लुएंस काफ़ी कम करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग में डिले होता है, डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो जाते हैं और केस सालों तक कोर्ट में लटका रहता है। अब पास्ट एग्जाम्पल से अगर समझाऊं तो PNB स्कैम के बारे में समझ लो। अब PNB स्कैम के बाद नीरव मोदी काफी टाइम तक ऐसे ही फ्री घूमता रहा और टॉप के एग्जीक्यूटिव्स की वजह से, पॉलिटिकल कनेक्शंस होने की वजह से काफी ज्यादा इस केस में डिले हो रहा था और एट दी एंड मीडिया के दबाव के बाद ही ये केस इतना ज्यादा ऊपर आया है। उसके अलावा एक सिनेरियो और बनता है जो कि है फंड डाइवर्शन टू लॉस मेकिंग एंटिटीज। अब कई बार पैसे इंटेंशनली ऐसी कंपनीज में पंप किए जाते हैं जो लॉस में चल रही होती है ताकि टैक्स के रिकॉर्ड्स में लॉसेस शो करके पैसे का असल सोर्स हाइड किया जा सके। अब इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग भी की जाती है, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग में व्हाइट के पैसों को ब्लैक किया जाता है या फिर ब्लैक के पैसों को व्हाइट किया जाता है, यही ट्रिक का यूज करके। अब ये सब जो फ्रॉड्स होते हैं आए दिन तो कहीं ना कहीं होते रहते हैं। ऐसे में मेजरली लोग क्या कहते हैं कि फ्रॉड तो कंपनी के साथ हुआ, बैंक के साथ हुआ, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, ये सब फ्रॉड्स की वजह से हमारे को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है।
वो कैसे होता है ये भी समझा। अब सबसे पहले जो आपको इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपके टैक्स के पैसे पे। बैंक्स जो लोन देते हैं उनमें से काफी पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, यानी कि पीएसबी होते हैं, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन बैंक्स में आम आदमी का पैसा होता है, चाहे वो सैलरी डिपॉजिट कर रहा हो या एफडी कर रहा हो या सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रहा हो। जब लोन डिफॉल्ट होता है और पैसा वापस नहीं आता तो बैंक का लॉस होता है। अब एज अ रिजल्ट ये फ्रॉड के पैसों को, स्कैम के पैसों को इनडायरेक्ट तरीके से हम ही लोगों से कवर किया जाता है। मतलब आप और मैं मिलकर जो भी फ्रॉड हो रहे हैं और जो फ्रॉड में पैसे डूब रहे हैं उन सभी के पैसों को हम ही चुकाते हैं। एग्जाम्पल, पीएनबी स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने के लिए टैक्स पेयर मनी यूज किया था। उसके अलावा दूसरा इम्पैक्ट जो रहता है वो ये रहता है कि बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिबिलिटी गिर जाती है। अगर बड़े कॉरपोरेट बार बार लोन डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक्स कॉशंस हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जेन्युइन बिजनेस और स्टार्टअप को लोन मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो स्लो पड़ता है और ग्रोथ का पेस गिरता रहता है। अब आपके और हमारे इन्वेस्टमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी समझना। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड, बैंक एफडीज या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो ये फ्रॉड इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। म्यूचुअल फंड जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका एनएवी गिर जाता है जब कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स होता है। बैंक ने लॉसेस से एफडी रेट्स या इंटरेस्ट पॉलिसी में भी चेंजेस आ सकते हैं। उसके अलावा इन्फ्लेशन में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। जब बैंक्स के एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाते हैं वो अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं। रिजल्ट, पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स सब महंगे हो जाते हैं। इन्फ्लेशन पर भी इनडायरेक्ट प्रेशर पड़ता है क्योंकि बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक ट्रस्ट का डैमेज होना। अब ये सभी बार बार फ्रॉड, स्कैंडल और स्कैम्स का वर्ड सुन के और इतने बड़े बड़े स्कैम्स के बारे में जानकर लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट लोग क्या करते हैं, अपने पैसे बैंक्स में निकाल कर कैश में रख लेते हैं या तो कोई ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ पे उनका पैसा डूब जाता है। और एज अ रिजल्ट इसका भारी इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी पड़ता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो लॉन्ग टर्म में पड़ता है, वो ये कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। अब बड़े स्कैम से इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा हिला देती है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हो। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि यहाँ पे स्कैम होता रहता है। एज अ रिजल्ट अपने पैसों को वो पूरी तरीके से यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है इंडिया की जीडीपी पे, जीडीपी के अलावा जॉब क्रिएशंस में और मार्केट एक्सपेंशन पे। अब ये पूरी कहानी को एक एग्जांपल के साथ समझो। अब समझो कि आप एक रेस्टोरेंट गए, वहां आपने बिल दिया, लेकिन वो पैसे स्टाफ की सैलरी या किचन में फूड खरीदने में लगाने के बजाय ओनर अपने पर्सनल फॉरेन ट्रिप पे उड़ा रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम से आप उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो वहाँ की सर्विसेज कम हो जाएंगी क्योंकि वहाँ के स्टाफ्स की जो सैलरी थी वो तो उनका सेठ खा रहा है, तो इसी वजह से वो सर्विसेज भी अच्छी नहीं देंगी। और इसके अलावा जो मेन्यू में फूड आइटम्स थे वो काफ़ी कम हो जाएंगे और जो बचे हुए आइटम थे उसके रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ऐसा ही कुछ इम्पैक्ट स्कैम का होता है, जहाँ पे अगर कोई बड़ा स्कैम और बड़े स्कैंडल होते हैं तो इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की जो सर्विसेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। अब जब कॉर्पोरेट लोन फ्रॉड होता है तो आपके पैसों का सिस्टम डिसरप्ट होता है, चाहे वो डायरेक्टली आप उस केस में जुड़े हो चाहे आप ना जुड़े। अब ये सभी स्कैम्स को देख के फ्यूचर रिस्क और रेगुलेटरीज में क्या चेंजेस आएंगे ये भी समझो। मे भी हो सकता है कि इतने बड़े स्कैम्स को देख के सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एटीट्यूड मतलब थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाए और आगे चल के वो अपनी पॉलिसीज, टर्म्स और कंडीशंस को चेंज करें। रेगुलेटरीज के क्रैकडाउन और आउट परफॉर्म ज़्यादा टाइट हो जाए, मतलब ये लोन्स लेना और कोई भी बड़े लोन और कॉर्पोरेट बैंक से लोन लेने पर काफ़ी ज़्यादा कॉशनिंग की जाए लोन लेने से पहले। अब ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे या फिर नहीं इसका कुछ पता नहीं, लेकिन अब आप ही बताइए कि क्या ईडी सच में पूरा केस अनकवर करेगा या एक शील्ड स्ट्रेटेजी बनाए रखेगा। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। और इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि 60 साल का ओल्ड आदमी कैसे करोड़ों का स्कैम कर रहे हैं तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आपको ये जानना है कि जियो फाइनेंस सच में ओवर वैल्यूड है या फिर नहीं तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।